साल का अंतिम महीना था। कड़कड़ाती ठंड ने पूरे गांव को मानो बर्फ की चादर में जकड़ लिया था। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाएं गलियों में सन्नाटा बिखेर रही थीं और लोग ठिठुरती रातों से बचने के लिए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन इसी गांव में भीमा और गोपाल ऐसे थे जिन पर इस भयानक ठंड का कोई असर दिखाई नहीं देता था। बिना गर्म कपड़ों के भी वे बिल्कुल सामान्य रहते, मानो ठंड उन्हें छू भी न पा रही हो। पूरे गांव में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर किस रहस्यमयी ताकत के सहारे ये दोनों खुद को इस कड़ाके की ठंड से सुरक्षित रखे हुए हैं। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे आग सुलग रही थी, जिसके चारों ओर गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान किसान ठंड से सिकुड़ते हुए बैठे थे और इन्हीं रहस्यमयी बातों पर आपस में चर्चा कर रहे थे। इतनी ज्यादा ठंड है, ठंड से तो मेरी जान ही निकली जा रही है। अरे भीमा, इतनी ठंड है और तुम बिना कपड़ों के घूम रहे हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? नहीं, मैं तुम सबकी तरह कमजोर थोड़ी हूं जो इतनी सी ठंड में कांप जाऊं। मैं बहुत ताकतवर हूं, मुझे ठंड नहीं लगती है। लेकिन भीमा, पिछले साल तो तुम ठंड से ठिठुर रहे थे, जबकि पिछले साल इतनी ठंड नहीं पड़ी थी। अरे वो सब पुरानी बातें हैं। मेरा शरीर अब इस ठंड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तुम लोग कांपते रहो, कमजोर कहीं के। इतना कहकर भीमा हंसते हुए वहां से चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हंसी में कोई राज छुपा हो। तब तक इधर वहां पर मुखिया चरण सिंह आ जाता है और अपने बेटे किशन से कहने लगता है, पूरा गांव हैरान है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि भीमा और गोपाल को इस कड़ाके की ठंड का जरा भी असर नहीं हो रहा। जहां चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है, वहीं ये दोनों बिना गर्म कपड़ों के बेफिक्र घूम रहे हैं। जरूर कोई ऐसा गहरा राज है जिसे वे अब तक सबसे छुपाए हुए हैं। मुझे लगता है पिताजी, इनके पास ठंड से लड़ने वाला कोई जादुई नुस्खा है, तभी इन्हें ठंड नहीं लगती। इतना कहकर किशनलाल और मुखिया चरणलाल अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। उधर गांव की ओर विमला काकी गोपाल के पास आकर उससे बात करने लगती हैं। हर पेड़, हर नदी, हर रास्ता अब बर्फ से जम गया है। ऐसे में अब लोगों को जीने में परेशानी होने लगी है। लगता है इस महीने का आखिरी दिन हमारी जान लेकर मानेगा। क्या काकी, इतनी सी ठंड में मरने की बात करती हो? मुझे देखो, मैं तो बिना गर्म कपड़ों के पूरे गांव में घूम रहा हूँ। देखो, मुझे ठंड नहीं लग रही है। अरे बेटा, जाकर गर्म कपड़े पहन ले, वरना इस दिखावे में तू बीमार पड़ जाएगा। 4 दिन अच्छा लगता है ये कहना कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, लेकिन जब ठंड लगती है ना, तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। जा, शाबाश मेरे बेटा, जाकर गर्म कपड़े पहन ले। मैं तुम लोग की तरह कमजोर नहीं हूँ। मेरा शरीर इससे भी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है। अरे, मैं तो बिना कपड़ों के भी रह सकता हूँ। तुम सब अपनी सोचो, अभी तो ठंड पड़ना शुरू हुई है और इतने में ही तुम सबकी हालत बिगड़ गई। इतना कहकर गोपाल हंसते हुए वहां से चला जाता है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। अब लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। ठंड और लगातार चल रही तेज ठंडी हवाओं की वजह से किसानों के पास लकड़ियों की कमी हो जाती है, जिससे अब आग जलनी भी बंद हो जाती है। फिर एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिशंकर काका और कमला काकी आग के पास बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। अब क्या होगा? गांव में सबके पास लकड़ियां खत्म हो गई हैं। इस ठंड में बिना आग के गुजारा कैसे होगा? काश हम सबका शरीर भी गोपाल और भीमा की तरह होता। उन्हें देख के तो लगता है कि ठंड का मौसम आया ही नहीं है। ना जाने उन्होंने ऐसा क्या खाया है कि उनको ठंड का एहसास ही नहीं होता। काश हमें भी उनका राज पता चल जाए तो कितना अच्छा हो। अरे, वो दोनों नासपीटे कहते हैं कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है। ये कहते हुए दोनों इतराते हैं और गांव वालों का
मजाक बनाते हैं। बहन, अभी हमें उन दोनों पर नहीं बल्कि लकड़ियों का इंतजाम करने पर ध्यान देना चाहिए। इस ठंड में यह हमारे लिए एक नई मुसीबत है। चारों ओर बर्फ जमी है, इसलिए लकड़ी काटना नामुमकिन हो गया है। अभी कमला और हरिशंकर आपस में ये बात ही कर रहे थे कि तभी हरिशंकर का बेटा राजू कांपते हुए वहां आता है। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम रहा है। कुछ कीजिए पिताजी, मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं की जा रही है। अरे मेरा बेटा ठंड से कांप रहा है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं क्या करूं? चल बेटा घर चल। इतना कहकर दोनों अपने घर जाने लगते हैं। तभी राजू रास्ते में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बेटा राजू, उठ जा मेरे लाल, उठ। ये तुझे क्या हो गया है? राजू, आंखें खोल बेटा। अरे हरिशंकर, मेरी मानो तो गोपाल और भीमा के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। मुझे लगता है उनके पास कुछ तो ऐसा है जिससे उनको ठंड नहीं लग रही है। अगर वो चीज राजू को मिल जाए तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही हरिशंकर दौड़कर गोपाल और भीमा के पास जाता है। भीमा और गोपाल, मेरी मदद करो। मेरा बेटा बीमार पड़ गया है। वो ठंड से बेहोश हो गया है और घर में जलाने को लकड़ियां भी नहीं हैं। अगर तुम दोनों मेरी मदद कर दो तो बहुत कृपा होगी। तुम दोनों के पास जो भी नुस्खा है वो मेरे राजू को भी दे दो ताकि उसे भी ठंड न लगे। अरे काका, तुम तो हमारे पास ऐसे आए हो जैसे हमारे पास कोई खजाना छुपा हो। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई चमत्कार है जो हम तुम्हें दे दें। और नहीं तो क्या, ये कोई नमक मिर्च तो है नहीं कि तुम मांगने आ गए। जाओ जाओ, अपने बेटे की जान बचाओ। हाँ काका, तुम जीवन भर लोगों की मदद के सहारे ही रहे हो। अब खुद हाथ पैर चलाओ ताकि तुम्हारा बेटा बच सके। हरिशंकर उन लोगों के सामने फूट फूट कर रो पड़ा और गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन गोपाल और भीमा उसकी बेबसी पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले गए। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में गांव पर बीमारी का साया फैलने लगा। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की मौत हो गई। उसी बीमारी की चपेट में एक दिन कमला काकी भी आ जाती है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह चारपाई से उठने तक में असमर्थ हो जाती है। तभी कमजोर आवाज में वह अपनी बेटी चंदा को पास बुलाकर कुछ कहने लगती है। बेटी चंदा, अब लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैं अब ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगी। हे ऊपर वाले, मेरी हालत दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। बेटी, तू अपना ख्याल रखना। मैं चली ईश्वर के पास। इतना कहकर कमला देवी अपने प्राण त्याग देती हैं। माँ, माँ, उठो माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। उठो ना माँ, तुम्हारे बिना मैं अकेले कैसे रहूंगी। कमला और गांव के अन्य लोगों की मौत से सारे गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ गांव वाले मिलकर कमला काकी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और अपने अपने घर वापस लौट आते हैं। फिर एक दिन किशन भीमा और गोपाल से कहता है। भीमा और गोपाल, क्या तुम दोनों के अंदर दया का भाव बिल्कुल खत्म हो चुका है? अगर तुम दोनों भाइयों ने गांव वालों की मदद की होती तो आज इतनी मौतें न होती। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अरे अरे, लोग मर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? ऊपर वाले की मर्जी है, जब चाहे जिसे चाहे बुला लेता है। हम रोक थोड़ी सकते हैं, और तू है कि हमें अपराधी ठहरा रहा है। हाँ, गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखा गोपाल,
मैंने कहा था ना कि लोग हमसे जलते हैं। इनसे देखा नहीं जाता कि हमें ठंड कैसे नहीं लग रही है। इतना कहकर भीमा और गोपाल वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। ये सब देखकर किशनलाल अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है। मुझे गांव के लोगों की चिंता सता रही है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोगों को इस ठंड के कहर से बचाया जाए। अगर इन्हें बचाया न गया तो सारा गांव इस ठंड के कहर से मर जाएगा। नहीं नहीं, मैं सबको मरता हुआ नहीं देख सकता। एक काम करता हूँ, अभी के लिए गोदाम की लकड़ियां लोगों में बांट देता हूँ, उन्हें कुछ तो राहत मिलेगी। अब किशनलाल अपने गोदाम में रखी सारी लकड़ियां गांव वालों में बांट देता है, जिससे गांव वालों को ठंड से कुछ राहत मिलती है। बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करे, तू हमारे लिए इतना सोचता है। नहीं तो यहाँ किसे फिक्र है कि हम मरे या जिए। लेकिन बेटा, एक बात कहूंगा, ये लकड़ियां बहुत कम हैं। ये एक दिन ही मुश्किल से जल पाएंगी। जानता हूँ काका, पर गोदाम में इतनी ही लकड़ियां बची थीं। अभी आप सब इन्हें जलाइए, बाद की बाद में देखेंगे। अब उन लकड़ियों से लोगों को 1 से 2 दिन राहत मिल जाती है। फिर 2 दिन बाद लकड़ियां तो खत्म हो गईं। अब मुझे और ज्यादा ठंड लग रही है। कुछ समय के लिए आग की गर्माहट मिली और अब दोबारा इस ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग फिर से ठंड की चपेट में आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर किशन गांव वालों को बचाने के लिए परेशान रहता है। समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि लकड़ियां काटना भी अब संभव नहीं है। उस पर बर्फ जमी है जो काफी मजबूत है। मुझे एक बार फिर से भीमा और गोपाल से बात करनी होगी। किशनलाल ये सोचकर फिर से भीमा और गोपाल के पास जाता है। मैं तुम दोनों से एक बार फिर पूछता हूं कि अगर कोई उपाय है तो बताओ, जिससे लोगों को ठंड न लगे। देखो भाइयों, ये सब गांव वाले हमारे अपने हैं। हम इनकी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए इन्हें बचाने में मेरी मदद करो। अरे किशन भाई, कोई उपाय नहीं है। हम दोनों तो मजबूत हैं, इसलिए इस ठंड से आराम से निपट सकते हैं। वरना हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसे ना मरे। किशनलाल एक बार फिर से निराश होकर घर लौट जाता है। घर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तब तक उसके पिता आ जाते हैं और किशन से कहने लगते हैं, क्या हुआ बेटा? उन दोनों ने तेरी मदद नहीं की? तू उदास मत हो, ऊपर वाला तेरी मदद जरूर करेगा। जी पिताजी, ऊपर वाले पर ही तो भरोसा है। अब रात होती है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह किशनलाल के दरवाजे पर एक बूढ़े साधु संत आते हैं, जो ठंड से कांप रहे होते हैं। कोई है इस बूढ़े की मदद के लिए? बाहर आओ, देखो तुम्हारे दर पर एक संत आया है। प्रणाम बाबा जी। क्या हुआ बाबा जी? आप इस तरह ठंड में बाहर क्यों घूम रहे हैं? ऐसी ठंड में आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। मैं जंगल में रहकर तपस्या करता हूँ, लेकिन इस ठंड के कारण अब मेरा तपस्या करना मुश्किल हो चुका है। अगर ऐसी बात है तो आप मेरे घर में रह सकते हैं। बाबा जी आइए। बाबा जी, आपका शरीर ठंड से कांप रहा है। चलिए अंदर चलिए। किशनलाल साधु संत को कांपता देखकर अपने घर के अंदर बुला लेता है और उनके शरीर को कंबल से ढक देता है। बेटा, तुम बहुत दयालु हो। इस गांव में मैंने हर दरवाजा खटखटाया पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने तो मुझे अपने घर में आसरा ही दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। बस मैं यही चाहता हूं बाबा जी कि इस ठंड में किसी को भी कोई परेशानी न हो। इसलिए मुझसे जितना हो पाता है मैं लोगों की मदद कर देता हूं। बेटा, पहले के लोग ठंड से बचने के लिए एक खास तरह की जड़ी बूटी पीसकर खाया करते थे, जिससे उनके शरीर में गर्मी पैदा होती थी और उनको ठंड का एहसास बहुत कम होता था। बाबा जी, क्या वो जड़ी बूटी अभी भी इस धरती पर है?
क्या लोग उसका सेवन अभी भी कर रहे हैं? हाँ, वो जड़ी बूटी अभी भी इस धरती पर पाई जाती है, लेकिन उस जड़ी बूटी के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। वो जड़ी बूटी यहां से मीलों दूर कुंतल नाम के जंगल में पाई जाती है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं होता, वो भी इस भयानक ठंड में। अच्छा, तो अब मैं समझ गया कि भीमा और गोपाल को ठंड क्यों नहीं लग रही है। उन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा जी कि मैं वह जड़ी बूटी लाने में सफल हो जाऊं। उस जड़ी बूटी की यहां सबको बहुत जरूरत है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे काम में कामयाब करे। किशनलाल अब साधु संत के आशीर्वाद के साथ एक मोटा और गर्म कंबल ओढ़कर जड़ी बूटी लेने निकल पड़ता है। अरे बाप रे बाप, इस रास्ते पर तो और भी ज्यादा ठंड है। इस रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब तो मेरे पैर हाथ ठंड के कारण नीले पड़ रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। किशनलाल जैसे तैसे करके आगे बढ़ता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो एक पेड़ के नीचे बैठी कांप रही थी। उसके पास ना तो कोई कंबल था और ना ही आग जल रही थी। अरे माँ जी, आप यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हैं? आपको तो बहुत ठंड लग रही होगी। आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती? बेटा, मुझ गरीब का कोई घर नहीं है। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ और इसी जंगल के उस छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी है, बस उसी में रहती हूँ। क्या आपका कोई घर नहीं है? आप एक काम करो, आप ये कंबल ओढ़ लो, इससे आपको कुछ राहत मिलेगी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला तुम्हारे सारे काम बनाए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ऊपर वाला सदा तुम्हारी रक्षा करे। किशनलाल अब बिना कंबल के और आगे बढ़ता है। तभी उसके पैर अकड़ने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। इस ठंड के कारण तो मेरे पैर हाथ अकड़ रहे हैं। अब क्या करूं? अगर मैं इसी तरह गिरता रहा तो जड़ी बूटी कैसे ढूंढूंगा? मुझे हौसला करके फिर से खड़ा होना होगा। किशनलाल यह सोचकर और आगे बढ़ता है। जैसे तैसे करके वह जंगल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हालत अब काफी खराब हो चुकी होती है और वह एक पेड़ के नीचे गिर जाता है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं वो जड़ी बूटी ढूंढ सकूं। तुझे तो पता है गांव वालों को उस जड़ी बूटी की कितनी जरूरत है। थोड़ी देर बाद किशनलाल फिर से हिम्मत करता है और जड़ी बूटी ढूंढने लगता है। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे एक बार फिर से खड़ा कर दिया। अब मैं जल्दी से जड़ी बूटी ढूंढ लेता हूं। इससे पहले कि दोबारा मेरी हिम्मत टूटे, मुझे जड़ी बूटी लेकर गांव लौटना होगा। अभी किशनलाल ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अचानक उस जड़ी बूटी पर पड़ती है। अरे वाह, वो रही जड़ी बूटी। लेकिन उस जड़ी बूटी के पास वो कौन है? अरे, ये तो एक राक्षस लग रहा है। अब किशनलाल उस जड़ी बूटी को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह राक्षस बोल पड़ता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। चले जाओ, चले जाओ। मैं ये जड़ी बूटी लिए बिना वापस नहीं जा सकता। मेरे गांव वाले एक एक करके मर रहे हैं। उन्हें इस जड़ी बूटी की सख्त जरूरत है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये जड़ी बूटी मुझे ले जाने दो। अगर सच में तुम ये जड़ी बूटी ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले परीक्षा देनी होगी, फिर तुम इस जड़ी बूटी को ले सकते हो। कौन सी परीक्षा और कैसी परीक्षा? मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बस तुम मुझे वह जड़ी बूटी दे दो। ठीक है, तो फिर सुनो। जंगल में एक रहस्यमयी नदी है। तुम्हें उस नदी को ढूंढकर उसका पानी लाना होगा
तभी तुम जड़ी बूटी ले जा सकते हो। क्या रहस्यमय नदी? ऐसी भी कोई नदी होती है क्या? ठीक है, मैं उस नदी को ढूंढकर उसका पानी लेकर आता हूं। तब तक तुम ये जड़ी बूटी तोड़कर रखो। इतना कहकर किशनलाल उस रहस्यमय नदी की तलाश में निकल पड़ता है। ये रहस्यमय नदी आखिर कहाँ मिलेगी? जड़ी बूटी लेना इतना मुश्किल होगा, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन अगर भीमा और गोपाल को ये जड़ी बूटी मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? चल भाई किशनलाल, रहस्यमय नदी ढूंढ। अब किशनलाल जंगल में इधर उधर भटकता रहता है। कुछ समय बाद उसे फिर से वहीं सीता देवी फिर से दिखाई देती हैं। अरे माँ जी, आप इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं तो बस रहस्यमय नदी की तलाश कर रही हूँ, लेकिन अब तक वो नदी मुझे नहीं मिली। सुना है कि रहस्यमय नदी का पानी ही उस जड़ी बूटी को तोड़ सकता है, और तुम्हें तो पता है उस जड़ी बूटी की मुझे कितनी जरूरत है। मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैं वो जड़ी बूटी खाना चाहती हूँ ताकि मुझे ठंड का एहसास ना हो। क्या आप भी रहस्यमय नदी ढूंढ रही हो? मैं भी उसी नदी की तलाश कर रहा हूँ। लेकिन माँ जी, वो नदी कहाँ हो सकती है? बेटा, मैंने सुना है कि वो रहस्यमय नदी यहाँ आसपास ही है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। अब हम उस नदी तक कैसे पहुँचेंगे? उस नदी का पानी मेरे लिए बहुत जरूरी है। किशनलाल ये कहते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। तभी पत्थर के नीचे से पानी बहने लगता है। अरे, इस पत्थर के नीचे से पानी कैसे निकल सकता है? माँ जी, ये देखिए, पत्थर के नीचे से पानी निकल रहा है। बेटा, इस पत्थर को हटाओ, जल्दी करो और देखो कि यह पानी कहाँ से निकल रहा है। किशनलाल अब उस पत्थर को हटाकर देखता है तो उसे एक पानी का गड्ढा दिखाई देता है। अरे, यहाँ तो पानी का छोटा सा गड्ढा है, लेकिन इसमें पानी आ कहाँ से रहा है? किशनलाल जैसे ही उस पानी को हाथ लगाता है, वो गड्ढा एक विशाल नदी के रूप में बदल जाता है। अरे, ये गड्ढा तो एक नदी में बदल गया। माँ जी, देखिए, लगता है यही वो रहस्यमय नदी है। हाँ बेटा, यही रहस्यमय नदी है। चल बेटा, जल्दी से इसका पानी ले ले। किशनलाल अब जैसे ही पानी लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है। वो पीछे की तरफ गिर जाता है। अरे, ये नदी तो मुझे पानी लेने ही नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? बेटा, तू रुक, मैं कोशिश करके देखती हूँ। अब सीता देवी आगे बढ़ती है और उनके साथ भी यही होता है। अरे बेटा, अब हम नदी से पानी कैसे लेंगे? कोई तो उपाय होगा इस नदी से पानी लेने का। अभी सीता देवी किशनलाल से ये कह ही रही थी कि तभी उस रहस्यमय नदी से आवाज आती है। इस नदी का पानी लेने के लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, तभी तुम इस रहस्यमय नदी से पानी ले जा सकते हो। ठीक है, मैं तैयार हूं। तुम अपने सवाल पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी नहीं घुलती? रेत। रेत कहीं भी हो, वो अपना अस्तित्व मिटने नहीं देता। ऐसी कौन सी चीज है जो निकलती तो गंदगी में है, लेकिन सबके मन को भाती है? कमल का फूल। वो निकलता तो कीचड़ में है, लेकिन उसकी सुंदरता देख लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो उड़न खटोला तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं है? नाव। नाव एक उड़न खटोला है जो हवा में तो नहीं, लेकिन पानी में जरूर उड़ती है। तुमने मेरे सारे सवालों के एकदम सही जवाब दिए हैं। अब तुम इस नदी से पानी ले सकते हो, और ये कमल का फूल भी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। किशनलाल अब पानी और कमल का फूल ले लेता है और कहने लगता है, धन्यवाद रहस्यमय नदी। माँ जी, आप यहीं रुको, मैं उस राक्षस के पास जाता हूँ।
आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी खतरे में पड़ो। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तू सफल हो। अब किशनलाल रहस्यमय नदी का जल और कमल लेकर राक्षस के पास जाता है। राक्षस किशन को देखकर कहने लगता है, ले आए हो उस रहस्यमय नदी का पानी, लाओ जल्दी से मुझे दो। लेकिन इस पानी को तो जड़ी बूटी पर डालना है। तो मैं तुम्हें क्यों दूं? मुझे सब पता चल गया है। इस पानी के डालने से ही ये जड़ी बूटी तोड़ी जा सकती है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ठीक है, अगर तू अपनी जान से हाथ धोना चाहता है तो यही सही। मैं अभी तुझे मौत की नींद सुला देता हूं। इतना कहकर राक्षस अपनी शक्तियों से किशनलाल पर वार करने लगता है। तभी किशनलाल के हाथ का कमल उसके चारों ओर कवच बना देता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? अरे वाह, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। लगता है ये कमल का फूल मेरी रक्षा के लिए कवच बना रहा है। यही सही मौका है। मुझे जड़ी बूटी तोड़ लेनी चाहिए, इससे पहले कि कमल के फूल का असर खत्म हो जाए। अब किशनलाल रहस्यमय नदी का पानी जड़ी बूटी पर डाल देता है और जड़ी बूटी टूटकर गिर जाती है। उसी समय पानी की एक बूंद राक्षस के हाथ पर जा गिरती है। पानी की बूंद पड़ते ही राक्षस का शरीर धीरे धीरे जलने लगता है। किशन खुश होता है और कहता है, इस पानी से राक्षस का हाथ जलने लगा। इसका मतलब पूरा पानी इस पर डाला तो ये खत्म हो जाएगा। अब किशनलाल पूरा पानी उस राक्षस पर डाल देता है। पानी पड़ते ही राक्षस जलकर भस्म हो जाता है और किशनलाल जड़ी बूटी लेकर बूढ़ी माँ की झोपड़ी के पास लौट आता है। अरे माँ, आप ये लीजिए जड़ी बूटी, इसे खा लीजिए। बेटा, तेरा भला हो। अब मुझे ठंड का एहसास नहीं होगा। इस बार मेरी सर्दी आराम से कट जाएगी। बूढ़ी काकी को जड़ी बूटी देकर अब किशनलाल अपने गांव लौट आता है। अब इस जड़ी बूटी को पीसकर पूरे गांव को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिला देता हूं। अब किशनलाल वो जड़ी बूटी पीसकर गांव के सभी लोगों को खिला देता है। इस तरह गांव वालों को ठंड से काफी राहत मिलती है और लोग मरने से बच जाते हैं। बेटा, तुम एक बहुत ही दयालु और मदद करने वाले इंसान हो। तुमने आखिर ये काम कर ही डाला और गांव वालों की जान बचा ली। बेटा, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं बहुत ही खुश हूं कि मुझे तुझ जैसा बेटा मिला। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, तुमने हम सबकी जान बचा ली। अब गांव का हर एक व्यक्ति किशनलाल को धन्यवाद करता है। गांव वाले अब भीमा और गोपाल को बहुत बातें सुनाते हैं। अगर भीमा और गोपाल ने शुरू से ही गांव वालों का साथ दिया होता तो आज इतने बेगुनाह लोगों की जान न जाती। जिन्होंने अपने ही गांव के लोगों को पराया समझा, उन्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे, मेरे पास बस थोड़ी सी ही जड़ी बूटी थी जो मेरे दादा ना जाने कहां से लाए थे। अगर मैं वो बांट देता तो मेरा क्या होता? इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन आखिरकार ये बात सबको पता चल ही गई। आज किशनलाल न होता तो न जाने और कितनी मौतें होती। मुखिया जी का बेटा इस गांव के लिए फरिश्ता है। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भीमा और गोपाल को इस गांव से निकाल कर बाहर कर दो। अब सब मिलकर भीमा और गोपाल को गांव से बाहर निकाल देते हैं। किशनलाल के कारण अब गांव वाले ठंड के कहर से बच जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दिसंबर की कड़ाके की ठंड। जब पूरे गांव ने सर्द हवाओं के आगे घुटने टेक दिए, तब एक ईमानदार लकड़हारा रमेश मुश्किलों से लड़ रहा था। बारिश ने उसका काम ठप कर दिया। घर में राशन खत्म था।
रमेश बेटा, क्या तुम जंगल से लकड़ियों का गट्ठर ले आए? इसे जल्दी से यहाँ दे दो ताकि हम तुरंत आग जला सकें। हाँ काका, जैसा आपने कहा था मैं ले आया। ये रहा लकड़ियों का गट्ठर, आप इसे ले लीजिए। रमेश बेटा, आज तुम्हें लकड़ियों का भुगतान नहीं हो पाएगा। असल में शहर से बेटे ने अभी तक पैसा नहीं भेजा है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है काका, इसकी फिक्र मत कीजिए। जब आपके पास पैसों का इंतजाम हो जाए तसल्ली से तब दे देना। ईश्वर तुम्हें ढेर सारा सुख दे मेरे बच्चे। तुम हमेशा खुश रहो और भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे। धन्यवाद काका, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब इजाजत दीजिए, मुझे बाकी लोगों को भी जल्दी से जल्दी लकड़ियां देनी है। नंदू काका, मैं दरवाजे पर हूं, क्या आप अंदर हैं? मैं आपकी लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया हूं। हाँ बेटा, मैं बस आ रहा हूँ, तुम थोड़ा सा इंतजार करो। काका, ये रही आपकी लकड़ियां, मैंने इन्हें यहीं रख दिया है। रमेश, आज माफ करना, पर मुझे अपनी जरूरत से थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए होंगी। हाँ काका, कोई समस्या नहीं, मैं अभी दे रहा हूं। देख लो, ये लो, आपकी बची हुई लकड़ियां हैं। अब सब ठीक है? ये रहे रमेश तुम्हारे लकड़ियों के पैसे। और हाँ, एक बात याद रखना, कल तुम ज्यादा लकड़ियां लाना, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि यह साल बहुत ठंडा रहेगा। ठीक है काका, आप निश्चिंत रहिए, मैं कल समय पर आपके लिए और लकड़ियां लेता आऊंगा। दिन भर की मेहनत खत्म हुई और सारी लकड़ियां रमेश ने घर की राह पकड़ी। उसी पल ठंड का प्रकोप शुरू हुआ और तेज तेज हवाएं बहने लगी। हे भगवान, ये हवा तो सब कुछ जमा देगी। अगर मैं तुरंत घर नहीं पहुंचा तो पक्का ठंड लग जाएगी और मैं बुरी तरह बीमार पड़ सकता हूं। कृपा करके बस जल्दी से यह सफर खत्म हो जाए ताकि मैं इस कंपाने वाली हवा से बच सकूं।